बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका हिंदी में अर्थ होता है जीवों में विविधता। तो आज इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न पर चलते हैं। अध्याय 7 जीवों में विविधता। इस अध्याय में कुल 6 प्रश्न हैं, तो आप प्रश्नों को मिला लेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो जीवों का वर्गीकरण हुआ है उनसे हमें क्या लाभ होगी, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे पहला लाभ होगा वो हमें होगा विभिन्न जीवों के अध्ययन को सरल और आसान बना देती है जो जीवों का वर्गीकरण से। और दूसरा लाभ हमारा है जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित हो जाती है और उनके जीवों के क्रमिक विकास को समझने में सहायता मिल जाती है और विभिन्न समूहों के महत्वपूर्ण लक्षण और उनके पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। ये हमें जीवों के वर्गीकरण से लाभ मिल रहे हैं। और जो पांचवा लाभ है हमें वो है कि वर्गीकरण करने पर हमें आसानी से विशाल संख्या में असंख्य संख्या में पाए जाने वाले जीवों का नामकरण और अध्ययन कर सकते हैं आसानी से और उन्हें याद भी रख सकते हैं हम। तो इस प्रकार हमें जीवों के वर्गीकरण से लाभ हो रहे हैं। और छठवां की लाभ हमें ये है, यह जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं को अध्ययन का आधार प्रदान करती है, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी जिसको बोलते हैं। तो ये आधार भी प्रदान हमें करती है वर्गीकरण से जीवों की। और लास्ट लाभ हमें है कि यह सभी जीवों को एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 2 है, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण को चयन करेंगे। तो देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि जो वर्गीकरण का पदानुक्रम है उनको निर्धारण के लिए जो 2 लक्षण होते हैं उन लक्षणों में से आप किस लक्षण का सबसे पहले चयन करेंगे। तो उत्तर होगा वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए ऐसे लक्षण का चुनाव करते हैं जो पहले लक्षण पर निर्भर है और अगले को निर्धारित करता है। हम इस लक्षण का चयन करेंगे, अर्थात 2 लक्षणों में से सबसे पहले विशिष्ट लक्षण का चयन करेंगे जो उन जीवों में मौलिक अंतर पैदा कर सके और इसके आधार पर मुख्य विस्तृत समूह निर्धारित होता है तथा कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर छोटे समूहों या उपसमूहों को निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार हमें पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से पहली लक्षण पर निर्भर होना चाहिए और अगले को निर्धारित करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लक्षण का चयन करेंगे और इसे उदाहरण में हम देखेंगे कि कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, और दूसरा है एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव। तो इस प्रकार हम वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए चयन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 2 भी समाप्त हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। यानी कहने का मतलब है जीवों को जो 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहली देखिए, इसमें है कि शारीरिक विकास का स्तर देखकर इनको जीवों का वर्गीकरण किया गया है 5 जगत में। और जीव का शरीर एक कोशिकीय है या बहुकोशिक है। जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनकी संरचना जो होती है वह जटिल होती है। पोषण की विधि, इसमें स्वपोषण की क्षमता है या नहीं है, इसके आधार पर भी जीवों की 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। और चौथा हमारा है कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो इस प्रकार भी संरचना देखी जाती है कोशिकीय संरचना। और हमारा पांचवा जो आधार है हमारा कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है। इस आधार पर भी हम जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण का आधार का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 भी समाप्त हुआ। इसमें मेन देखना है कि इसके विशेषताएं क्या पाई जाती हैं जीवों के जो 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। इसमें विशेषताएं के लिए पहला दूसरा इस प्रकार मैंने बता दिया। तो इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है, इस वर्गीकरण का क्या आधार है। अब तक तो देखिए पिछले में पूछा था जीवों का जगत,
किसके आधार पर व्याख्या किया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर पादप पूछा जा रहा है, जो पेड़ पौधे के लिए पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन है। तो पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग हैं, जिनमें पहला है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 5 पादप जगत हैं और इनको पादप जगत को 5 जगत में किस आधार पर इसे बांटा गया है, इसके आधार को मैं अब देखेंगे। और पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था जीवों को किन आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और ये प्रश्न संख्या 4 में है पादप को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो देखेंगे आधार इनका। सबसे पहले तो देखिए पहला आधार इनको है पादप की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण है या नहीं है, और इनमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों से संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है या नहीं है। और तीसरा जो आधार है पौधे बीज रहित है या बीज उत्पादित करने वाले हैं, यानी कि पौधे जो होते हैं वो बीज रहित यानी कि जो बीज उसमें होता ही नहीं है, और बीज उत्पादित करने वाला जिसमें कि बीज होता है, इसके बारे में कहा जा रहा है। और चौथा जो आधार है हमारा पौधे नग्न बीजी हैं या फलों में बंद बीज वाले हैं। कहने का मतलब है जो पौधे में बीज होते हैं वो दिखाई देते हैं या फल के अंदर होते हैं। तो इस आधार पर पादप का वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है जंतुओं और पौधे के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे पौधे के वर्गीकरण में क्या अंतर और जंतु के वर्गीकरण में क्या अंतर है। तो पौधे में देखिए सबसे पहला है इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और दूसरा है ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि से, जिन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। और तीसरा है इनमें पर्णहरिम उपस्थित होते हैं, यानी इसको क्लोरोफिल बोला जाता है और हिंदी में इसे पर्णहरिम बोलते हैं, जो कि जंतु में नहीं पाया जाता है। और चौथा है ये एक स्थान पर स्थित होते हैं, जो पौधे होते हैं वो एक स्थान पर स्थित होते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार पौधे की हो गई। अब जंतु का देख लेते हैं। तो देखिए जंतु में इनके कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये परपोषी और विषमपोषी होते हैं, जो कि दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये खाद्य हेतु पौधे पर निर्भर होते हैं या जंतु पर निर्भर होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम नहीं होते हैं जंतु। और इनमें पर्णहरिम उपस्थित नहीं होता है, जो क्लोरोफिल जिसको बोला जाता है। और चौथा ये है कि एक स्थान पर स्थित नहीं रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जंतु और पौधे के वर्गीकरण के आधार में मूल अंतर थी। तो इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। तो देखिए जो कशेरुकी प्राणी है उनको किस आधार पर कशेरुकी प्राणी में बांटा गया है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। जिस प्रकार हम पादप का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किए, उसी प्रकार हम कशेरुकी प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने का आधार का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आधार जो है इनको नोडोकार्ड, इसके आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। पृष्ठनलीय कशेरुकी दंड या मेरू रज्जु, और त्रिकोणीय शरीर, और युग्मित कलोम थैली, और देह गुहा। तो ये 5 आधार पर कशेरुकी प्राणी को वर्गों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। तो ये आधार रही कशेरुकी प्राणी का वर्गीकरण का। अब देख लेते हैं जिस प्रकार हम उनका 5 जगत पढ़े, पादप का, जीवों का 5 जगत पढ़े, उसी प्रकार हम वर्टिब्रेटा कशेरुकी प्राणी का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें कशेरुकी प्राणी के निम्नलिखित 5 वर्ग हैं, जो कशेरुकी प्राणी के निम्नलिखित 5 वर्ग हैं। तो इनमें सबसे पहला वर्ग है मत्स्य। मत्स्य कहने का मतलब है मछली,
इनका अर्थ ही होता है मछली। ये जलवासी होते हैं यानी कि जल में रहते हैं। इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं और एक कलोम द्वारा श्वसन करते हैं यानी कि कलोम द्वारा ये श्वास को लेते हैं। और ये असमतापी प्राणी है। ये अंडे देते हैं यानी कि जो मछली होते हैं वो अंडे देते हैं। इनका कंकाल उपस्थिति अस्थि का बना होता है। और दूसरा जो हमारा वर्ग है वह जल स्थलचर, इसे उभयचर भी बोला जाता है, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। और यहाँ कहने का मतलब है जल और स्थल दोनों में वास करने वाले को जल स्थलचर या उभयचर भी कह सकते हैं। ये सल्कहीन, असमतापी, अंडप्रजक और इनमें श्वसन कलोम द्वारा यानी कि कलोम द्वारा होता है, जो कि मछली में भी कलोम द्वारा श्वसन होता है। लार्वा में मतलब कि छोटे जब बच्चे होते हैं उस समय ये कलोम द्वारा श्वसन करते हैं तथा फेफड़े द्वारा वयस्क में जब बड़े हो जाते हैं तो फेफड़े द्वारा ये श्वसन करते हैं। अब तीसरा वर्ग है हमारा सरीसृप। सरीसृप कहने का मतलब है सर्प। ये सर्प की तरह, जैसे कि मगरमच्छ ये सर्प की तरह होगी जो कि लंबे होते हैं। ये त्वचा सल्क युक्त होती है। हृदय त्रिकक्षीय यानी कि जो इनका हृदय होता है वो 3 कक्षक का होता है, परंतु मगरमच्छ में 4 कक्षीय होते हैं यानी कि 3 कक्षक के अधिकतर पाए जाते हैं। परंतु मगरमच्छ में भी इसमें कहने का मतलब है जो मगरमच्छ होती है इसमें 4 कक्षक होती हैं और बाकी में जो सरीसृप होते हैं उनमें 3 कक्षक वाले हृदय होते हैं। और ये अंडे देने जल से बाहर आते हैं यानी कि जो सरीसृप होती है ये अंडे अपने जल में नहीं देते हैं। ये अंडे देने के लिए स्थल में आ जाते हैं और इनके अंडे की कवच युक्त होती है। इनके जो अंडे होते हैं वो कवच युक्त होती है। और इसी प्रकार चौथा वर्ग है एबीज यानी कि पक्षी वर्ग। ये समतापी प्राणी है। ये अंडे देते हैं यानी कि कहने का मतलब जो पक्षी होते हैं ये भी अंडे देते हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है और ये पंखों द्वारा उड़ान भरते हैं। इनका अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाता है। अग्रपाद कहने का मतलब जो आगे की उनकी पैर है वो पंखों में परिवर्तित हो जाती है। इनमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है और इनका शरीर पंखों से ढका होता है। ये आप देखे भी होंगे। और 5वां वर्ग है हमारा स्तनपायी। स्तनपायी कहने का मतलब है दूध देने वाले और बच्चे पैदा करने वाला, जिनको स्तनपायी बोला जाता है। ये समतापी और बाल युक्त प्राणी है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ये फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं और इनमें दुग्ध, संवेद, तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये शिशुओं को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 6, ये समाप्त हुआ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।